और जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। FY24 में जीडीपी की रफ्तार अनुमान से ज़्यादा दमदार रही है। सालाना जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, जो कि बाजार के सभी अनुमानों से ज़्यादा है। वहीं ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA ग्रोथ भी 7.2% रही है। ये नंबर भी अनुमान से बेहतर है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ ने कमाल किया है। फिस्कल डेफिसिट पर भी राहत की खबर है। बेहतर रेवेन्यू कलेक्शन से सरकार कंट्रोल में रख रही है फिस्कल डेफिसिट, और इसमें कामयाब हुई। ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट आदिति नायर हमसे जुड़ गए हैं। इन आंकड़ों को उनसे समझते हैं। आदिति, इधर बाजार के लोग तो कम अनुमान लगाकर बैठे थे, एक सरप्राइज लग रहा है। क्या आप लोग भी सरप्राइज है? जी, बिल्कुल। जो हमारा अनुमान था जीडीपी का, जीवीए ग्रोथ का, दोनों ही उनसे बेहतर आज के आंकड़े आए हैं। और देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि Q4 के डेटा में जो पहले के क्वार्टर्स हैं, उनका साथ में रिवीजन भी आता है, तो थोड़ा ट्रैजेक्टरी चेंज भी हो जाती है। जैसे आज हमने देखा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है, Q3 की भी ओवर रिवाइज हुई है और Q4 की भी हमारे अनुमान से बेहतर आई है। ओवरऑल आई वुड से कि ये नंबर्स बहुत एनकरेजिंग है। हेडलाइन ग्रोथ जीडीपी की 8% के ऊपर आई है, जो बहुत ही एक एनवियस पोजीशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। और साथ ही साथ आगे जाके हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 2-3 क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो अभी हमें वॉच करने पड़ेंगे टू सी कि ये ग्रोथ मोमेंटम FY25 में इसी पेस पे सस्टेन हो पाता है या फिर थोड़ा हल्का नीचे की तरफ आता है। ये बताइए, ये सपोर्ट कहाँ से दिख रहा है, या जो आंकड़ों में आप पढ़ रही हैं तो अपवर्ड ट्रेंड्स क्या, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में और कैपिटल फॉर्मेशन में, ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है? देखिए, अगर हम ओवरऑल पहले तो मोमेंटम की बात करें तो हेडलाइन नंबर्स चाहे हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हों, लेकिन जीडीपी ग्रोथ 4 क्वार्टर लो पे आया है इस चौथी तिमाही में। हम्म। तो क्यों आया है 4 क्वार्टर लो पे? पहली बात तो अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को देखें तो वहां पे काफी मॉडरेशन है ग्रोथ में। 9% के ऊपर ग्रोथ Q3 में थी, जो 6-6.5% के आसपास Q4 में अभी दर्शाई गई है। ऑन दी अदर हैंड जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसने अपना पेस को मेंटेन किया है, लेकिन वो पेस सिर्फ 4% ही है। तो ये एक हमको थोड़ा और जो हम अब डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सेट्रा की बात करते हैं तो सिर्फ 4% पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ थोड़ी अंडरवेलमिंग लगती है ब्रॉडर ट्रेंड्स को देखते हुए। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी भी जो अर्बन वर्सेस रूरल डिमांड की हम इतने समय से बात करते आए हैं, वो अभी भी रेलेवेंट है। अर्बन डिमांड हेल्दी है लेकिन अनइवन है। रूरल डिमांड में रिकवरी शायद अभी सिर्फ शुरू ही हुई है। और अगर मॉनसून अच्छा रहता है, अ, सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं लेकिन डिस्पर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे खरीफ क्रॉप के लिए। अगर कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते तो शायद रूरल डिमांड सेकेंड हाफ में पिकअप कर जानी चाहिए। तीसरा जो बड़ा फैक्टर जीडीपी के लिए होता है वो है आपका गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसने FY24 में क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा अनइवन पैटर्न दिखाया है। हम्म। और इस क्वार्टर में हमने देखा है कि एक माइल्ड ग्रोथ निकल के आई है, जबकि Q3 में वो कॉन्ट्रैक्शन थी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की ग्रोथ में स्लो डाउन है। प्राइवेट कंजम्पशन ने अपने पेस को मेंटेन किया है, लेकिन सारे बाकी जो इंडिकेशंस है वो हमें यही कहते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ही अनइवन है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं रही इस बार, एक मार्जिनल सी ग्रोथ सामने आई है। जी, तो आपके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड जो देखने वाली चीज़ होगी वो प्राइवेट कंजम्पशन होगी? प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी दोनों इस तिमाही में शायद इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट की कैपेक्स स्पेंडिंग थोड़ी सी धीमी हो। बजट अगर जुलाई में प्रेजेंट हो जाता है, साथ ही साथ मॉनसून चल रहा होगा, तो गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एक बिग जंप H2 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। और जो मॉनसून है उसकी तो ऑलरेडी मैंने बात करी। वहां से जो पॉजिटिविटी है वो भी हमें लगता है H2 में आएगी। हम्म। मतलब डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा वो H2 में आएगा। तो हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में फर्स्ट हाफ की ग्रोथ भले थोड़ी सी सबड्यूड दिखे, सेकेंड हाफ में एक बैक एंडेड पिकअप जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतिथि हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में जून सीरीज की का
की शुरुआत थी और ये बड़ी अच्छी शुरुआत रही। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 76 अंक चढ़कर 73,991 पर बंद हुआ है। निफ्टी 42 अंक चढ़कर 22,531 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियल्टी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों में रही है। ऑटो इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का कहना है कि भारत में ग्रोथ विश्व में सबसे ज्यादा है। मिहिर वोरा के अनुसार घरेलू फोकस वाली कंपनियों में पैसा बन सकता है। इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो बड़े देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाली है, न सिर्फ ये साल लेकिन अगले कई सालों के लिए। देखिए, अगर कोई रेजीम में चेंज नहीं आता है, जो करंट जो रेजीम है वही कंटिन्यू रहेगी, तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम बन रहा है ये सब में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी काफी फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे, आत्मनिर्भर बने, और खास करके जो स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स है उसमें न सिर्फ हम टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करें लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर लाएं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनके एक्सपोर्ट भी करें। और रिकॉर्ड डिविडेंड के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बिग बोल्ड फैसला लिया है। इस बार यह फैसला गोल्ड को लेकर किया गया है। आरबीआई ने ब्रिटेन से देश के 100 टन सोने की घर वापसी करवाई है। आगे और भी सोना वतन आने वाला है। आरबीआई के इस गोल्डन मूव का पूरा एनालिसिस करने के लिए और पूरा एनालिसिस और ये भी कि ये बोल्ड डिसीजन क्यों लिया आरबीआई ने, ये पूरा एनालिसिस बता रही है हर्षदा सावंत। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में इस जनरेशन में पहली बार इस तरह का हम एक्शन आरबीआई की तरफ से लेता हुआ सुन रहे हैं। तो बड़ी मात्रा में अब देश के अंदर ही दरअसल आरबीआई सोना रखना चाहती है। हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा गोल्ड कंज्यूमिंग नेशन रहा है। बाकी देशों की तरह भारत भी विदेश में दरअसल सोना रखता था और एक साइजेबल अमाउंट दरअसल विदेशों में है। अब उसमें से कुछ कुछ अंश वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली 100 टन सोना पिछले कुछ सेशंस में आरबीआई ने वापस लाने का फैसला लिया और उसके लिए एक स्पेशल विमान भी दरअसल आइडेंटिफाई किया गया है, वो शिप होकर आएगा। अब ये 100 टन लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आगे और 100 टन भारत लौटता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए आप कह सकते हैं सोने की घर वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि रखा कहां गया था सोना। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में दरअसल ये सोना रखा गया था। भारत का ही सोना था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था और बैंक ऑफ इंग्लैंड में दूसरे देश भी दरअसल सोना रखते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा सोने का रिजर्व दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड का ही है और वहां पर कई सारे नेशंस दरअसल इस गोल्ड को होल्ड करते हैं। 100 टन का जो सोना है दरअसल वो एक खास स्पेशल विमान वापस भारत लाता हुआ दिखाई देगा जो जल्दी आएगा। अब सवाल यह है कि इसकी हम बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोगों को याद होगा 1991 में दरअसल एक इकोनॉमिक टर्मोइल से भारत गुजर रहा था और उस समय की सरकार ने तब सही स्थिति को पढ़ते हुए कहा था कि हमें देखिए पूंजी की जरूरत है और हम अपना कुछ सोना दरअसल बाहर रखना चाहेंगे। तो आर्थिक संकट से निपटने के मकसद से दरअसल भारत से बाहर सोना भेजा गया था, उसको गिरवी रखा गया था और डॉलर जुटाने के लिए दरअसल कई सारे विदेशी बैंकों के पास वो सोना रखा गया था। अब इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व कितना है वो आपको समझना है। 822 टन का कुल सोने का रिजर्व भारत का एग्जिस्टिंग टाइम्स में है। इसमें से करीब 100 टन आरबीआई के पास है, 414 टन दरअसल विदेश में है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में है या दूसरे बैंकों के पास है। साथ ही साथ नोट छापने के लिए जो एक बैकिंग होती है, जो रिजर्व रखा जाता है, उन एंटिटीज के पास करीब 308 टन सोना है। कुल मिलाकर वो 822 टन सोना भारत के रिजर्व में है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पिछले 2 सालों में, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में भारत ने अपने सोने का रिजर्व बढ़ाने पर भी जोर दिया है। 22-23 में करीब 34 टन सोने की खरीदारी की गई थी और साथ ही साथ
पिछले वित्त वर्ष यानी कि FY24 में 27.7 टन सोना अतिरिक्त खरीदा गया था। अब गोल्ड रिजर्व्स के लिहाज से आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है करीब 8,134 टन का। उसके बाद जर्मनी आता है 3,352 टन में। इटली के पास 2,400 टन से ज्यादा का सोना है। फ्रांस, रूस और आखिर में भारत की भी बारी आती है। तो भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में है जिसके पास सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व है और हम 9वें नंबर पर है करीब 822 टन के सोने के साथ। लेकिन यहां पर क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि बड़े पैमाने पर अब सरकार को लगता है कि इस समय हमें अपने रिजर्व्स अपने पास कुछ रखने चाहिए, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया। 100 टन आने का फैसला हो चुका है और अगले कुछ महीनों में हम और 100 टन वापस भारत आता देखेंगे। पूरे देश में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। तेज लू आपदा बनकर टूटी है। देश के कई हिस्सों में हीट वेव के कारण लोगों की मौत हो रही है। सबसे ज्यादा जानें बिहार में गई हैं। आधिकारिक तौर पर 14 लोगों की मौत के बारे में सरकार ने बताया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स है कि 59 लोगों की मौत हुई है। और बिहार के सासाराम में मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की भी मौत की खबर है। हीट वेव के कारण 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 5 भोजपुर जिले में चुनाव की ड्यूटी कर रहे थे, 3 रोहतास में चुनाव ड्यूटी में थे और एक शख्स कैमूर, एक औरंगाबाद में तैनात था। मौत का कारण तेज लू और ज्यादा तापमान के कारण सुरक्षा कर्मियों को हीट स्ट्रोक बताया जा रहा है। इससे पहले बिहार के एक स्कूल का वीडियो सामने आया था जिसमें बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे थे। इसके बाद 8 जून तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए संजय, बिहार में क्या स्थिति है और कितने लोगों को नुकसान हुआ है? देखिए, आज की अगर बात करें तो आज राहत जरूर मिली है, लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पिछले 54 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जो मेरे पास डेटा है, गया में कल तापमान 47.4 तक पहुंच गया था, जबकि औरंगाबाद में 48.2 डिग्री टेम्परेचर जो था वो पहुंच गया था। और सीवियर हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया था मौसम विभाग ने। और अनऑफिशियली, जैसा कि आपने बताया, अप्रॉक्स 60 के करीब लोगों की कैजुअलिटी की बात सामने आई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने आसाम जो जारी किया आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन, उसमें 14 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जिसमें 10 मतदान कर्मी थे, 4 अन्य लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर कल को लेकर, कल एक्सट्रीम पर था जो हीट था और इसी कारण कैजुअलिटी जो है वो सामने आई है। सरकार ने दावा किया है कि जो कैजुअलिटी के बाद जो कंपनसेशन देने का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा किया जा रहा है। जो मृतकों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा घोषित राशि है वो दी जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से गर्मी थी उसके कारण ही इतनी कैजुअलिटी सामने आई है। जी, पेट के लिए बढ़ते आगे। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, मगर राजधानी दिल्ली जल संकट झेल रही है। भयंकर गर्मी के बीच लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी टैंकरों की भी किल्लत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पानी की बढ़ती डिमांड और सप्लाई की कमी को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर इस समस्या का निवारण करना है, मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाना है। इसके साथ केजरीवाल ने हरियाणा और यूपी की सरकारों पर पानी की कमी करने का आरोप भी लगाया। भाजपा के ने 1 महीने के लिए दिल्ली को पानी मुहैया करवाने की मदद भी उन्होंने मांगी है। दिल्ली के फरीदपुर में भी पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता आकाश ने। अभी हमें बताया गया, हम जब यहाँ इलाके में आ रहे थे, कि परेशानी तो हमेशा से है पानी की, लेकिन अभी पिछले दिनों में ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ही बढ़ गई है। अब बताओ, हमारी उम्र है क्या पानी भरने की? जी जी जी। हाँ, तो पानी भरते हैं, ये 4-4, 5-5 कैन मिलती है, इनमें गुजारा 8-8 दिन दानी कैसे होएगा? अभी कितने बजे टैंकर आता है? आपको क्या टाइम पता है? 1 हफ्ता में आएगा, आ जाएगा टैंकर। अब किसी को कोई टाइम ही नहीं होता। टैंकर शाम तक इंतजार देखते रहे, टैंकर आएगा टैंकर आएगा टैंकर। अब देखो, अब आ जाए तो आ जाए, नहीं तो गई दोपहर तक की। अच्छा, ये आप ही के घर के बर्तन है मैम? हाँ जी, हमारे घर के हैं। 4 फैमिली के बर्तन है ये। हाँ, 4 फैमिली के। 4 फैमिली के। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि आजकल तो टेम्परेचर का है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, 45-46 पड़ रही है, तो गर्मी में कोई परेशानी, पानी जरूरत है। कोई परेशानी, मेहमान आ जाता है, कोई और परेशानी होती है, तो सब जो चीजें की परेशानी है यहाँ। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ के लोग वोट भी देते हैं? वोट देते हैं, है ना? तो उन लोगों से बोलते नहीं? बोलते हैं, सब बोलते हैं, पर कोई सुनाई ही नहीं करता।
अच्छा, अभी फिलहाल ये बताइए कि अभी 2-3 दिन से कहा जा रहा है कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, इसलिए और दिक्कत है। हरियाणा भी कहाँ से आ रहा है पानी? हरियाणा से आ रहा है, यहाँ तो कहीं से भी नहीं आ रहा। कहीं से आवे पानी, कहीं से आए। तो आज पानी नहीं छोड़ा जा रहा, क्या 50 साल से हरियाणा से पानी नहीं आ रहा था? ये बताओ आप। लाइनें बिछी हुई है, अभी नई लाइनें डली, उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक बूंद नहीं आती। टैंकरों को लिए इतने परेशान हो जाते हैं, 15-15 दिन टैंकर नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ हमें बताया गया कि रीजनल जो सेंटर होते जल बोर्ड के, आप वहाँ जाके आपने कभी एक आध बार शिकायत? 1000 बार की है, मोती नगर भी जाके की है, झंडे उलान भी की है जाके, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ टैंकर भेज देते हैं, टैंकरों से गुजारा नहीं होता। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में भी हालात बेहद खराब है। जल संकट से लोग परेशान हैं। रात को 4 बजे उठ के हमको यहाँ तालाब में आना पड़ता है और ये गड्ढे खोद के हमको यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। ये गड्ढे भरने के लिए कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं एक गड्ढा भरने को, और फिर यहाँ से गुण भर के पानी लेके जाते हैं हम लोग हमारे बच्चों के लिए। हमारे गांव में पानी नहीं, कुछ नहीं, और हम लोग यहाँ पर 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक यहाँ पर पानी के लिए बैठे ही रहता भाई लोग, बच्चे लेके, और 4-4, 3-3 गुण लाइन से लेके जाता, और उसके बाद फिर कम हो जाएंगे तो तालाब का ही पानी ले लेता। क्या करेंगे, हमारा मजबूरी हमको मालूम है, लेकिन सरकार भी हमको कुछ टैंकर नहीं देता, ना कुछ पानी भेजता ही नहीं। पानी क्या करेंगे अब, ये पानी हम वहाँ पर भी रहा पीने के लिए भी, और बीमार लाचार उसी से हमारे बढ़ गया। आज उनको आज तक भी उनका नज़र में दिख रहा नहीं क्या? वाटर सप्लाई वाले हैं, नगर परिषद वाले हैं, नगर सेवक सबके सेवा करता बोले, फिर उनको दिख रहा नहीं आज तक भी कि मरियमपुर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में 20 घंटे की देरी होने पर विमानन मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन से जवाब मांगा है कि दिल्ली में यात्रियों की समस्या कम करने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई, जबकि दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया से 3 दिनों में जवाब मांगा है। साथ ही ऐसा ना करने पर मामले पर एक तरफा कार्रवाई करने की बात भी कही है। इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और हालत यह है कि एसी बाजार से आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। खासकर विंडो एसी की कमी हो गई है, इसलिए इस बार नाइट शिफ्ट में एसी का प्रोडक्शन चल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर तापमान की बात करें तो पारा 50 डिग्री का आंकड़ा भी पार कर चुका है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार कम है। ऐसे में एयर कंडीशनर की डिमांड में अचानक से उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो एयर कंडीशनर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई सारे शोरूम से जो बड़े ब्रांड्स के मॉडल्स हैं वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टमर्स आ रहे हैं उन सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो एयर कंडीशनर खरीदने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एयर कंडीशनर कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एयर कंडीशन खरीदने के लिए आई हैं? हाँ जी मैम। गर्मी बहुत ज्यादा है, किस तरह से आप समझती हैं कि अब इतनी जरूरत बन गया है कि एयर कंडीशन होना ही चाहिए? हाँ जी मैम, काफी गर्मी हो गई है इस बार तो कुछ ज्यादा ही रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो एयर कंडीशन की तो नीड है ही सबको। ओके, तो आप पहले आपके घर में ऑलरेडी है या फिर? एक्चुअली अच्छी कूलिंग नहीं हो रही है तो चेंज करने के लिए आए। बिल्कुल, तो एयर कंडीशनर की कूलिंग अच्छी नहीं हो रही तो नया एयर कंडीशनर खरीदने के लिए आए। सर, आप बताएं कि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है और आप यहाँ पर क्या कुछ खरीदने आए हैं और क्या कुछ देखा है? लेने आए हैं जस्ट, और अभी लास्ट हमारे पास है बट आई थिंक फ्रॉम लास्ट 1 वीक इट्स नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर। तो वही चेक कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन अच्छा है। बिल्कुल, तो जरूरत बन गया है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है। अगर मैं ब्रांड्स के हिसाब से आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो डिमांड फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है वो हिटाची की दिखाई दे रही है, वोल्टास की दिखाई दे रही है, और यही ब्रांड्स ऐसे हैं, चाहे हम हायर की बात करें, ये 3 बड़े ब्रांड्स हैं जिनके कई सारे मॉडल्स अभी आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन एक तरफ जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है वहीं एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों के लिए या फिर इस तरह के मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स के लिए ये समर सीजन का एक अच्छा संकेत है कमाई के हिसाब से। दीपाली नंदा, दिल्ली।
और अब देखते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार खत्म करने के बाद ध्यान में लीन हो गए हैं। कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल में पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना जारी है। सुबह पीएम मोदी ने उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया और अर्घ्य दिया। ध्यान साधना के दौरान मोदी सभी कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं और मौन व्रत, तरल आहार ले रहे हैं। 1 जून तक सिर्फ नारियल पानी और अंगूर के रस का वो सेवन करेंगे। और पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष ने हमला बोला है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि मोदी जी 8 से 10 कैमरा लेकर गए हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी गेम खेल रहे हैं। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं। विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास सवाल करने का हक नहीं है। न उन लोगों के पास कोई सवाल करने का हक है, न उनके पास कोई जवाब है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह जनता इस तरह से अपने हृदय में बसा रखी है, जिसका तकलीफ वो घमंडिया गठबंधन वालों को, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को, परिवारवादी और तुष्टीकरण वाले को हो रहा है, तो होने दीजिए। जनता बहुत खुश है। पीएम मोदी की ध्यान साधना के साथ बीजेपी और एनडीए नेताओं का मंदिर दर्शन भी चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी पत्नी के साथ तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं पीयूष गोयल ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नजर आए। वहीं चिराग पासवान ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए। वो परिवार के साथ यहां पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करके जेल जाएंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। केजरीवाल की 21 दिन की अंतरिम जमानत कल खत्म हो रही है। अपने वीडियो मैसेज में केजरीवाल ने कहा कि उनके जेल जाने से काम नहीं रुकेंगे। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। नजदीक है फैसले की घड़ी। अब आखिरी वोट पड़ते ही हर दिल में होगा सिर्फ एक सवाल, किसके हाथ में होगी देश की कमान? सांस थामे जब भारत करेगा इंतजार, भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार लेकर आएगा एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल। 543 सीट, एक बड़ा फैसला। जानिए हमारे साथ न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल का हर नतीजा 1 जून। के प्रायोजक हैं न्यू टाइगन जीटी लाइन, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई है मामू, और म्यूचुअल फंड्स सही है। Progress is a design language created to suit your style and a spacious interior with room for big ideas. An all-wheel drive that insists on weather and range measured by the freedom it gives you. That's progress you can feel. कुछ लोग इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता। जैसे कि APL अपोलो स्टील पाइप्स, एयरपोर्ट से लेकर आपके घर तक, कुछ ऐसी ही स्टील की ताकत को APL अपोलो बनाता है। देश की बढ़ती ताकत। APL अपोलो, देश की बढ़ती ताकत।
हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पे सब सच बोलने का, आगे चल के क्लेम रिजेक्ट होने का लोचे ही नहीं। ऐसा क्या? ये भाई को पाइल्स भी लिखना। एको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त पूरा सच बताएं और इजी क्लेम्स पाएं। हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जुड़िए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां मैं सिखाऊंगा कमोडिटी फोरकास्टिंग, कमोडिटी एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कमोडिटी एडवांस चार्ट पैटर्न, जहां पे हम हार्मोनिक्स देखेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए कमोडिटी गुरुकुल में। फोन पे गर्व से पेश करते हैं share.market ऐप एंड वेबसाइट। जीरो ब्रोकरेज ऑन कैश डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. अपने बिग बॉस जब MD थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे। और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। Let's close the deal. Thank you. वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर। LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान, रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और 4 जून को लोकसभा के नतीजे आएंगे और ठीक 3 दिन बाद यानी 7 जून को RBI पॉलिसी का ऐलान होगा। फिर बाजार की नजरें बजट और फेड के फैसले पर रहेगी। और इन सब के अलावा हमारे सामने चौथी तिमाही का खाता बही भी पड़ा है, जिसकी पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम उन शेयरों के सही चयन में मदद मिलेगी जो नतीजों के दम पर आगे एक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो चौथी तिमाही के नतीजे ऑलमोस्ट खत्म है और अब इन नतीजों के बाद आगे भी बड़े सारे ट्रिगर अवेटेड हैं। तो इन ट्रिगर्स के बीच में ऐसे कौन से कंपनियां हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं इन नंबर्स के बाद, और जिनको किसी भी गिरावट में या किसी भी मौके को तलाशते हुए आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि इस नंबर्स के बाद अब कैसे देख रहे हैं जानकार, क्या मान रहे हैं मार्केट्स को लेकर, कहां पर वो बेट कर रहे हैं, इन सब पर बातचीत कर लीजिए। और अलग अलग सेक्टर के ऊपर भी एक व्यू उनका लेना जरूरी है, कैसे इन सेक्टर्स के अंदर अभी आप दांव लगा सकते हैं। तो आज हमने बुलाया है धर्मेश कांत को, जो कि हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ सिद्धार्थ खेमका सर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे अर्निंग्स को लेकर भी, किस तरह से आउटलुक सो फार देखने को मिला है। तो दोनों से बातचीत करें। आप दोनों